हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगी और टीआरई 4 में बिहार स्पेशल की बहुत ही बड़ी भूमिका है। कम से कम 25 नंबर से तक आएंगे ही आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन तो बिहार स्पेशल के आने ही आने हैं, क्योंकि सिलेबस में बिहार स्पेशल की बड़ी भूमिका निभा रहा है सिलेबस में। ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि देख लीजिए बिहार में देखिए बिहार का इतिहास आप लोग को पढ़ना क्या क्या, तो इसमें मैं आप लोग को बता दे रही हूँ और मैं ये सारा आप लोग को पढ़ाऊँगी। आप लोग मेरी क्लास लीजिए और इस क्लास को लेने के बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी थ्योरी की। आप लोग इस क्लास को देखिए और लिखते जाइए। देखिए बिहार का इतिहास पूछेगा, बिहार का भूगोल 6 से 8 क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं इसलिए इतना रखी हूँ कि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मतलब 6 से 8 का मतलब है कि इसके बीच में क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, बिहार जनगणना से पूछेगा, बिहार की सरकारी योजना, बिहार का कला संस्कृति, बिहार का राज्य व्यवस्था, बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार के पर्यटन और बिहार की विभूतियाँ और विविध में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे बिहार के इतिहास, और बिहार का इतिहास तब से शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास, क्योंकि बिहार का आधुनिक इतिहास में से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मैं भी टीआरई 3 में सेलेक्टेड हूँ, इसलिए मैंने पेपर दिया है तो मैंने देखा है। ठीक है, ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं बिहार के आधुनिक इतिहास। तो हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक बिहार, मतलब भारत का इतिहास में आधुनिक बिहार का। ठीक, तो मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का शुरू करते हैं। तो आप लोग इतनी पॉइंटें लिखते जाइएगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में लिंक कर दूंगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता का पतन आरंभ हो गया। ठीक, 1707 ईस्वी में औरंगजेब जब मर गया तो मुगल सत्ता जो था उसका पतन हो गया। ठीक, उत्तर मुगल काल में शासकों का अयोग्य साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना। ठीक, उत्तर मुगल काल जो होता है, उत्तर मुगल काल चला जिसमें अयोग्य शासक हुए, जो साम्राज्य का पतन का कारण बन गया। उत्तर मुगल काल में मुगल साम्राज्य के पतन के साथ साथ भारत के कई क्षेत्रों में बंट गया। ठीक, 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगलों से स्वतंत्र करा लिया। ठीक, देखिए फिर उसमें क्या था कि यहाँ पे पहले कौन कौन आता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो पहले देखिए जहांगीर आता है। 1608 ईस्वी में जहांगीर आता है। मुगल सत्ता तब उस समय मजबूत थी। ठीक है, फिर उस समय कैप्टन हाकिम था जब जहांगीर आया था और कैप्टन हाकिम से मिला था। फिर उसके बाद आता है 1707 ईस्वी में ब्रिटिश स्वामी बनने का प्रयास कर रहे थे। मतलब उस समय ब्रिटिश जो आ गए थे और उस समय सत्ता जैसे अपने हाथों में लेना चाह रहे थे। ठीक, मुगलों की स्थिति कमज़ोर हो गई और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक, फिर 1857 में क्रांति हो गई। ठीक, कौन बन गया उस समय, अंग्रेजों का राज हो गया। और फिर भयंकर अंग्रेज क्या किए कि भयंकर शोषण करने लगे थे भारतीयों का। तो उसके बाद उसी के वजह से क्या हुआ कि 1857 में क्रांति हो गई। ठीक, 1857 में क्रांति हो गई। तो फिर उसके बाद संघर्ष चलता रहा और 1947 में देश आज़ाद हुआ। ठीक, तो आगे चलते हैं। देखिए अब क्या होता है, बंगाल पर विजय। बंगाल एक समृद्ध राज्य था। यह उन्नत खेती होती थी, जहाँ उन्नत वाली खेती होती। ठीक, बंगाल में कई नदियों के होने के कारण दोआब क्षेत्र का निर्माण होता था, जहाँ पर बेहतर खेती होती थी। बंगाल समृद्ध और
बंगाल समुद्र के नज़दीक होने के कारण यूरोपीय कंपनियों को व्यापार करने में सुविधा प्राप्त था। ठीक, 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बना। ठीक, अलीवर्दी खां एक योग्य शासक था। अलीवर्दी खां कहा करते थे कि अंग्रेज मधुमक्खी के छत्ते की तरह हैं, जिससे अगर नहीं छोड़ेंगे तो शहद देगा, छेड़ेंगे तो शहद देगा, ठीक है, और छेड़ देंगे तो डंक मारेगा। अलीवर्दी खां कहता है कि जो अंग्रेज हैं वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह हैं, जिसे अगर छेड़ेंगे तो नहीं छेड़ेंगे तो वो शहद देगा, अगर छेड़ देंगे तो वह डंक मारेगा। इस प्रकार अंग्रेज से ना तो ज़्यादा दोस्ती और ना ही दुश्मनी ठीक है। 1757 में अलीवर्दी खां का मृत्यु हो गया तथा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को बनाया गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो क्या होता है कि 1757 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से गवर्नर बनकर रॉबर्ट क्लाइव भारत आता है। देखिए, पूछा जाता है कि 1757 में अंग्रेजी कंपनी की तरफ से गवर्नर बनकर कौन आया था, तो कौन आया था? रॉबर्ट क्लाइव आया था। ठीक, और 23 जून 1757 को बंगाल के प्लासी में सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव की सेना के नेतृत्व के बीच युद्ध हुआ, इसे प्लासी का युद्ध कहते हैं। ठीक, जो किसके बीच लड़ा गया था? जो सिराजुद्दौला का मुख्य सेनापति मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर धोखा किया। किसके साथ? ठीक है, तो ये फिर आगे चलते हैं। इस युद्ध में सिराजुद्दौला के हार के बाद अपने आप को सुरक्षित रखते हुए मीर जाफर के पुत्र मीरन के पास पहुंचा। ठीक, मीरन तथा मोहम्मद बेग ने मिलकर सिराजुद्दौला का हत्या कर दिया। इस प्रकार मीर जाफर षड्यंत्र में सफल हुआ। वादे के मुताबिक क्या हुआ कि वादे के मुताबिक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अंग्रेजों से वादा किया था मीर जाफर, तो उसको क्या किया गया था? नवाब बना दिया गया। ओके, और तथा अंग्रेजों को चुने हुए 24 परागनों का जिम्मेदारी प्राप्त हुआ। फिर 1757 में बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। ठीक, और मीर जाफर एक अयोग्य शासक था। ये केवल अंग्रेजों की कठपुतली बनकर बंगाल में शासन किया और 1760 ईस्वी में बंगाल की स्थिति जर्जर हो गई। जर्जर का मतलब होता है कि कमज़ोर हो गई, क्योंकि यहाँ अप्रत्यक्ष तरीके से बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया था। आगे चलते हैं। फिर 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब पुनः बदलकर मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम का एक योग्य शासक था। उन्होंने बंगाल में कई परिवर्तन किए। देखिए, अब मीर कासिम क्या क्या परिवर्तन करता है बंगाल में। पहला क्या किया? बंगाल में अंग्रेजों के व्यापार पर टैक्स अनिवार्य कर दिया। ठीक, वो क्या मीर जाफर कहता है, मीर कासिम अंग्रेजों पे टैक्स लगाता है। मीर कासिम ने कंपनियों में दुर्गीकरण पर रोक लगा दिया। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरण कर दिया और राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचा जा सके। मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का वर्चस्व अधिक था। ठीक है,
मीर कासिम ने मुंगेर में बारूद तथा बंदूकों की फैक्ट्री लगाई और 1763 में कंपनी के माध्यम से मीर कासिम को नवाब के पद से हटा दिया गया और 1763 में पुनः बंगाल का नवाब मीर जाफर बना। मीर कासिम जो था वो अंग्रेज़ों के बहुत खिलाफ रहता था, वो अंग्रेज़ों के कहा जाता छक्के छुड़ा दिए थे उतने में, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर बंगाल का नवाब बनता है मीर जाफर, बंगाल का नवाब। अब ये कौन कौन बना है इसको आप देख लीजिए, किस किस समय में बना है। देखिए 1717 से 1727 में मुर्शिदा कुली साउजुद्दीन सरफराज था और 1740 ईस्वी से 1756 में अली वर्दी खां था और 1756 से 1760 में तक मीर जाफर था और 1760 से 1763 मीर कासिम था। मीर कासिम ही था जो बिहार में राजधानी बनाई मुंगेर को, ठीक है। ये अंग्रेज़ों के खिलाफ था 1763 से। फिर 1765 में मीर जाफर बना और 1765 से नजमुद्दौला। मीर जाफर, अब आगे देखते हैं। मीर जाफर के प्रशासन काल में पुनः बंगाल की स्थिति बदतर होती चली गई। मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब के पद से हटाया गया तो अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद के लिए अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास पहुंचा। सिराजुद्दौला ने मीर कासिम को मदद करने का वादा किया, ठीक। मीर कासिम सिराजुद्दौला के पास पहुंचता है। बंगाल का मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की, ठीक, तैयार की। और यह युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर के मैदान में हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जानते, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। कौन कौन था? मीर कासिम था, अवध का नवाब सिराजुद्दौला था और शासक शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बिहार में बक्सर में के मैदान में युद्ध किया, जिसे बक्सर का युद्ध के नाम से जानते, ठीक है। देखिए, और अंग्रेज़ों की तरफ से 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। कौन कौन शासक था? मुगल शाह द्वितीय और सिराजुद्दौला और मीर कासिम। और ब्रिटिश के तरफ से था कौन सा? हेक्टर मुनरो, ठीक है, याद रखें। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर वेंसिटार्ड था, ठीक है। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था? वेंसिटार्ड था, जबकि बंगाल के नवाब के पद पर मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया, ठीक। इस युद्ध में कंपनी की जीत हुई और भारतीय सेना की हार हुई। उत्तर भारत की तीन बड़ी शक्तियां मुगल शासक, अवध और बंगाल पर कंपनियों का नियंत्रण स्थापित होने जैसा स्थिति बन गई, ठीक। फिर क्या होता है? 1765 ईस्वी में पुनः गवर्नर के पद पर रॉबर्ट क्लाइव भारत पहुंचा। रॉबर्ट क्लाइव फिर वापस आता है, तो फिर भारत आता है। फिर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा एक तरफ गवर्नर ब्रिटिश रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। अब इलाहाबाद की संधि 1765 में कौन कौन था? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय 12 अगस्त 1765 बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी और अंग्रेज के पास जो थी 26 लाख वार्षिक पेंशन देने के लिए शाह आलम द्वितीय को कहा। अवध का नवाब को 16 अगस्त को 1765 में 50 लाख रुपए कंपनी को जुर्माना दिया, ठीक। 1765 में इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब निजामुद्दौला था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछेगा।
ये इम्पोर्टेंट है कि नवाब क्या होता है, इलाहाबाद की संधि के समय कौन था बंगाल का नवाब। बिहार के क्षेत्र में कंपनी के द्वारा सीताब राय उप दीवान नियुक्त किए गए थे। ठीक, कंपनी के द्वारा बिहार क्षेत्र में सीताब राय उप दीवान नियुक्त किए गए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में बंगाल में द्वैध शासन कब लगा दिया था। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि 7 वर्षों तक बंगाल में द्वैध शासन लगा रहा। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें से क्वेश्चन पूरा आएगा। ठीक है, 1772 में 1772 ईस्वी में वारेन से द्वैध शासन को समाप्त किया थे, वारेन हेस्टिंग था। ब्रिटिश लेखक, एक मिनट रुकिएगा, ब्रिटिश लेखक पार्सिवल ने द्वैध शासन को लूट काल कहा। ठीक, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लगाता है। 1765 से 1772 7 वर्षों के लिए रहता है, 7 वर्षों के लिए रहता है। उस समय नवाब कौन था, प्रदेश में शांति स्थापित थी, सेवा देना था, कंपनी टैक्स ले रही थी, अधिकारी के खर्च थे, ये सब उन सब का बढ़ा हुआ था। ठीक है, इतना आप लोग इतना करिएगा, और आगे आप पढ़ेंगे बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन, या अगली वीडियो में देखते हैं, हम आप लोग को पूरा पढ़ाएंगे। आप लोग प्लीज़ थोड़ा मोड़ा जो है उसमें आप एडजस्ट करिए, जो मेरे से गलती हो रही है उसमें आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिए, मैं सुधार करूँगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग पढ़िए और वीडियो को शेयर करिए।